राजीव गुप्ता सर, दो चीजें। एक तो सियासत की बात हम कर ही रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से ये कहा गया कि कांग्रेस के हारने की वजह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एक तो छोटी टिप्पणी आपकी भी मैं उस पर चाहूंगा। और दूसरा ये कि सर सरकार मान लीजिए जब बदलनी है, इस्तीफा अशोक गहलोत दे चुके हैं, नई सरकार को अब व्यवस्था संभालनी है, लेकिन सरकार अभी भी जो है वो इस ऊहापोह में है कि मुख्यमंत्री किसको बनाए। मंथन इन चीजों को लेकर के चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जब सरकार मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है, अगर इतनी देर में चुनाव परिणाम आने के बाद अगर घोषणा मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहा है, तो फिर व्यवस्थाओं को संभालेगा कौन। और अगर ऐसी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया जाए तो क्या ये सवाल जो है वो बेकार हो जाएंगे, क्या ये सवाल गैर वाजिब माने जाएंगे? नहीं, सारे सवाल तो बहुत वाजिब है। और आज का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसको याद किए जाने की कई स्तरों पर जरूरत है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ पिछले 3 तारीख के बाद से कि अनसर्टेनिटी के दौर को काफी गहराई तक पहुंचा दिया गया है। ये जो अस्थिरता है, ये अस्थिरता कई तरह की चीजों को हमें समझने के लिए बाध्य करती है। कास्ट की आइडेंटिटीज और रिलीजन की आइडेंटिटीज, ये जब हम और वे के विभाजन में बदल जाती हैं, पहला कारण। दूसरा, जब एक ही प्रांत के अंदर विभिन्न क्षेत्र हम और वे में विभाजित हो जाते हैं, देश के विभिन्न प्रांतों को हम और वे में विभाजित कर दिया जाता है, और आइडेंटिटीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम हिंसा के माध्यम से अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तब फिर हिंसा सामान्य संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। और मुझे कहने में कोई ये गुरेज नहीं है कि 2014 के बाद, हालांकि इसके पहले भी हिंसा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन 2014 के बाद में इस हिंसा का व्यापकीकरण बहुत हुआ है। और आज मतलब हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथी भी कई जगह हैं, आक्रामकता हमारे अपने जीवन पद्धति में शामिल हो गई। मैं हर जगह पर उस आक्रामकता को देखता हूँ। मोटरसाइकिल चलाते हुए लोग, कार चलाते हुए लोग, सड़कों पर जिस तरह से व्यवहार करते हैं उससे डर लगने लगता है। तो इस असुरक्षा और डर का माहौल पूरे उसमें फैल गया है। ये बात सही है कि सरकार अभी पिक्चर में नहीं आई है, लेकिन कुछ विधायकों ने अपने आप को सरकार से ऊपर तो मान ही लिया ना। 2000 जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए, तो जिस तरह से हमारे कुछ माननीय विधायकों ने जिस तरह की स्टेटमेंट दिए, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, उससे लगा कि ये एक हिंसा का और एक नया दौर हमारे सामने निकल करके आ रहा है। बात अशोक माथुर जी ने बात बहुत सही कही कि जब ये सारे चीजें डेवलप हो जाए, लैंड का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर एक चीज है, इस देश के अंदर और हर प्रांत के अंदर जो पॉलिटिशियंस का, डिविएंट पर्सनालिटीज का, ब्यूरोक्रेसी का और कॉरपोरेट वर्ल्ड का, जिसमें जमीन को हासिल करने वाले बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, इनका ये जो नेक्सस डेवलप हुआ है, ये नेक्सस हर जगह पर है। चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, ये बात अलग है कि राजस्थान में ये नए सिरे से अभी हाल में पैदा हुआ है, अन्यथा आप हरियाणा में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, पंजाब के अंदर देख लें, दिल्ली के अंदर देख लें, ये नेक्सस डेवलप हुआ है। और ये नेक्सस लोगों को इतना असुरक्षित कर रहा है कि वो अपने लिए एक प्राइवेट आर्मी डेवलप कर रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे खतरनाक है और जिस पर कि सभी राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है कि क्या राजनीतिक दल जातीय संगठनों के अधीनस्थ हैं या जातीय संगठन राजनीतिक दलों को डिक्टेट कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी राजस्थान के पूरे चुनाव में
जिस तरह से जातीय संगठनों की सक्रियता और फुल पेज एडवर्टीजमेंट देखने को मिले कि इसको देना चाहिए, इसको नहीं दे, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन जातीय संगठनों की इस सक्रियता ने जाति और राजनीति के मध्य का ये जो एक नए किस्म का इंटरफेस बड़े व्यापक आधार पर विकसित किया है, मुझे लगता है कि ये इसको समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में ये पूरा पक्ष हमारे सामने निकल करके आ रहा है। आज राजस्थान बंद है, अभी बहुत सारे संगठन है, वो संगठन सड़कों पर छुटपुट हिंसा के भी समाचार मिल रहे हैं। अभी जो टीवी पर न्यूज आ रही है कि छुटपुट हिंसा भी हो रही है। ये किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक्चुअल में हिंसा को बर्दाश्त करने के लिए एक जो पक्ष डेवलप हुआ है ना सर, वो ये है कि कानून के सम्मुख सबकी समानता, ये पूरा का पूरा बिखर गया मामला। कानून का पालन बिखर चुका है और कानून का उल्लंघन करना शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा है। वो राजनीतिक शक्ति भी है, वो जातीय शक्ति भी है, वो धार्मिक शक्ति भी है, वो सामाजिक शक्ति भी है। और जो निर्धन है वह उसकी अपनी आक्रामकता इसलिए थोड़ी उभर करके आ रही है क्योंकि ये जो शक्तिशाली लोग हैं उनका प्रहार उनके ऊपर हो रहा है। हम एक बहुत बड़े मतलब जिसको कि राम प्रकाश जी को तो पता है, पंकज मिश्रा ने कहा था ना, द एज ऑफ एंगर। हम उस द एज ऑफ एंगर का हिस्सा हैं, हम कई तरह की रिस्क का हिस्सा हैं। और इसलिए कोई भी प्रकरण, अब आप देखिए ना, यहाँ भी घटना हो रही है, मणिपुर में भी हो रही है, 14 लोगों को मार दिया गया। और पता नहीं, अब तो आप कोई भी समाचार पत्र पढ़ें, उस समाचार पत्र के अंदर सिवाय इस तरह की आपराधिक घटनाओं की चीजें और कोई उभरती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि और कोई विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपराधिक कृत्यों का बड़ी तेजी से विकास हुआ है। और इसके लिए राजनीतिक दल, हमारा अपना प्रशासन तंत्र, सही का अपना शिक्षा प्रणाली का अपना एक चरित्र, पूंजी का इतना संकेंद्रण कि लोगों के सामने ये साबित होने लगे कि भाई उनके जीवन में क्या होगा। इन सारे कारणों पर एक बहुत व्यापक बहस की और विचार की जरूरत है। इन पर जब तक आप कोई कार्यक्रमों का निर्धारण नहीं करेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, ये हिंसा होगी। किसी भी जाति के लोगों को मारा जा सकता है, किसी भी धर्म के लोगों को मारा जा सकता है। और पुलिस के प्रशासन की मैं जानता हूं पुलिस का प्रशासन कैसा है। पुलिस को अधिकांशतः वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा के लिए लगा दिया जाता है, तो पुलिस कहाँ क्या काम करे। लेकिन ये बात भी सही है कि पुलिस के पास जब ये सूचनाएं थी और उन सूचनाओं के पीछे कुछ गैंग के खतरे नजर आ रहे थे, उनके वार्निंग्स नजर आ रही थी, तो पुलिस को भी काम करना चाहिए था, उनको भी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत थी। जो पर्सनल गार्ड्स थे, उन पर्सनल गार्ड्स को भी ध्यान देने की जरूरत थी। ये जो कुछ हुआ है वो जयपुर के बड़े व्यस्त इलाके में हुआ है, और इसलिए यह चिंता अब सबकी है कि क्या हम इस तरह के अपराध को, इस तरह की हिंसा को, संभावित हिंसा को और हिंसा की क्रिया पर होने वाली संभावित हिंसक प्रक्रियाओं को कैसे रोकेंगे, क्योंकि शांति बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि गांधी को हर बार मारा जा रहा है, इसलिए नहीं कि गांधी मर गए, क्योंकि गांधी की पीस और गांधी का नॉन वायलेंस, उसको शायद हमारी जिंदगी से मिटाने की कोशिश की जा रही है।